हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, अच्छे से देंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे हम, ठीक है ना। तो दोस्तों आज जो है होने वाला है क्वेश्चन बैंक में, आज पढ़ाएंगे आपको सेट 2013 बिहार बोर्ड 2013 और सेट 2015 का आज बताएंगे, ठीक है ना। फिर इससे आगे होगा, अगले क्लास में होगा 2016, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। और इससे पहले वाला सर कहाँ है, 12 वाला सर कहाँ है, तो उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पिछले क्लास में हम बता दिए थे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और यही कहना चाहेंगे आपको हम, यदि आप नए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, क्योंकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे, जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताएंगे। 100% आपको याद हो जाएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं। यही कहेंगे, आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लीजिएगा ना तो आपको 60% 70% लाने के बारे में कोई नहीं रोक सकता। आप 60-70% आप ला सकते हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में आप 60-70% लाने के लिए सोचिएगा नहीं। यदि आपका क्वेश्चन बैंक अच्छा से हो गया है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से हो गया है तो इस बार आपको कोई नहीं रोकेगा। आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव का भी चाहिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सेट 2013 अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलेगा सेट 2015 चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेट 2013 में क्या पूछा गया था, मतलब बिहार बोर्ड में 2013 में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोहराभाई चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते किसे हैं, तो विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, तो आवेश के चारों ओर वह स्थान जहां तक अपना प्रभाव डालता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में रखिए एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है, ये एकांक धन परीक्षण आवेश सबसे छोटा आवेश होता है, सबसे छोटा आवेश होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा आवेश, सबसे स्मॉलेस्ट आवेश होता है, ठीक है ना। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। E इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर बाय Q नोट हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब क्वेश्चन इसी में दे दिया, समविभवी तल किसे कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन 2 को दे दिया, इसमें 2 ये नंबर में है, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। समविभवी तल, तो समविभवी तल कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। और इसमें किया गया कार्य 2 बिंदुओं पर क्या होता है, 0 होता है, और विभवांतर भी इसमें क्या होता है, 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिए कि कार्य क्या होता है, 0 होता है। समविभवी पृष्ठ पर हम कितना भी काम कर लेंगे फिर भी क्या होगा, 0 ही काम कहलाएगा, ठीक है ना। और विभवांतर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा था 13 में, लेजर किरणों की प्रमुख विशेषताओं को लिखें, ठीक है। तो बस इसको लिखना है, पहला लिखेंगे, ये किरणें एक वर्णी होती है, ठीक है ना। ये किरणें दिशात्मक होती है, एक ही दिशा में जाती है। जिधर ऐसे करके दिखाओगे लेजर किरण तो एक ही दिशा में जाएगा। ये तीसरा, ये किरणें क्षण भर में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देती है। वो जो मार्केट में बिकता है लेजर किरणें जो देखते हैं आप, लाल रंग वाला निकलता है, वो ओरिजिनल नहीं होता, डुप्लीकेट होता। ओरिजिनल जब लीजिएगा ना तो वो कठोर से कठोर धातु को पिघला देता है। समझ लीजिए क्या, किसी के शरीर पर पड़ेगा तो क्या हाल होगा, ठीक है ना।
इमेजिन कीजिए जरा सा, ठीक है। तो ये 2 नंबर तक बताएं। अब फिर 3 नंबर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप देखेंगे 3 नंबर क्या है, 2 संधारित्रों की धारिता C1 और C2 है, इसके इनके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाइए। मतलब पार्श्वबद्ध मतलब होता है समांतर क्रम, क्या होता है, समांतर क्रम होता है, ठीक है ना। पैरेलल में इसको जोड़ेंगे। C1 मान लीजिए क्या है, पैरेलल में जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया आपका कैपेसिटर C1 हो गया, और ये हो गया कैपेसिटर हो गया आपका क्या, ये देखिए कैपेसिटर हो गया, ये C2 हो गया, ये क्या हो गया, C2 हो गया। ये C1 ये C2 इसको हम बस पैरेलल में ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसे इस तरह से जोड़ देते हैं। और लास्ट वाला क्या किससे जोड़ेंगे, पृथ्वी से जोड़ते हैं। क्या किससे जोड़ते हैं, पृथ्वी। पहले वाले क्या करते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ पार्श्वबद्ध में। अब ये कह रहा है क्या, श्रेणीबद्ध में, श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो श्रेणी क्रम बस यही रहेगा आपका, कैपेसिटेंस क्या है, यही है। धारिता का क्या कैपेसिटेंस क्या C1 है। आप फिर देखेंगे क्या, ये इसका क्या है C2 है। दोनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं इस प्रकार से। और लास्ट वाले को जोड़ देंगे किससे, पृथ्वी से जोड़ दीजिए, ठीक है ना, पृथ्वी से जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अब पहले वाले को आवेश दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका हो गया पार्श्वबद्ध में हो गया, इस समांतर क्रम में हो गया आपका, ये पैरेलल में हो गया, समांतर क्रम में हो गया ये आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपका समांतर क्रम में, वेरी गुड। और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इस प्रकार सीरीज में चला जाता है, ठीक है ना। और समांतर क्रम में ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, 4 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। मतलब क्या, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 को दे दिया, एगो ये और एगो ये, दोनों का आंसर बताना है। तो पहला का आंसर हम बोल रहे हैं कि पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान 0 होता है। क्या होता है, पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान 0 होता है। पहले आधे चक्र में धनात्मक होता है तथा शेष दूसरे आधे चक्र में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ रहे हैं ना बात को, इस प्रकार से इसका होता है। पहले आधे चक्र में क्या होता है, धनात्मक, फिर होता है ऋणात्मक होता है। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। अब आता है दूसरा, वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। तो पूरे एक चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं किससे, हम लोग सूचित करते हैं वर्ग मान स्क्वायर मीन रूट, वर्ग मतलब रूट स्क्वायर मीन वैल्यू, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट माध्य मतलब क्या, मीन, मूल स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, वर्ग माध्य मूल मान बराबर क्या हो जाएगा, I0/√2 होता है। और जब √2 का वैल्यू रख दीजिएगा, क्या √2 का क्या होता है, 1.414 होता है। यहां रखिएगा और जब उसको क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो 0.70 I0 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस 4 नंबर। आप 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है ना। और यही कहेंगे आप क्वेश्चन बैंक यदि आप अपने अंदर कर लेते हैं ना तो आपको 70-80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इस बार आप यदि अच्छे से कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को, और जो भी हम आपको पीछे बताए थे 100 क्वेश्चन में जो भी बताएं, आपको फिजिक्स में जो भी बताएं, केमिस्ट्री में, उसको आप कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 80% अच्छा मार्क्स माना जाता है, 400 नंबर। इंटर में आप 400 नंबर ला रहे हैं तो अच्छा मार्क्स माना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आप देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, जिससे क्या होगा, आपको लिखने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, नोमरिकल है ये, ठीक है ना। ये जो लाइट से पूछा गया नोमरिकल, तो देखिए क्या है, 2 लेंसों की क्षमताएं प्लस 12 डायोप्टर है एवं -2 डायोप्टर है। मतलब 2 लेंस की क्षमता दिया गया है और क्षमता को लिखते हैं P से हम लिखते हैं। तो P1 हो गया आपका 12 डायोप्टर हो गया और P2 हो गया आपका -2 डायोप्टर हो गया, ठीक है ना। इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखा जाता है, मतलब समान एक ही अक्ष पर रखा जाता है दोनों को, ठीक है ना। रखने पर संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब कहता है क्या, F = what, ठीक है ना। संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, आपको बता देते हैं। संयोग की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/F = होता है 1/F1 + 1/F2 होता है, समझ रहे हैं ना, ये होता है।
संयोग की फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। आज जान लीजिए क्या कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 1/f इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। तो 1/f, तो 1/f1 को बोलते हैं P1 बोल सकते हैं, 1/f2 को बोल सकते हैं P2 बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए जरा सा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा क्या, P1, अब प्लस हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब P1 कितना दिया गया, 12 दिया गया है, और फिर देखिए P2 कितना, -2 दिया गया, काम खत्म। कितना आया देखिए जरा सा, तो 10 आया, कितना आया है, 10 आया है। आप ऐसा कीजिए, f को उधर लेके चले जाते हैं, 10 को इधर लेके चले जाते हैं, 10 इधर आ गया बराबर f हो गया। तो कहिए कितना होगा, देखिए भाग लगाइए कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा क्या, 0.1 मीटर आएगा, 0.1 मीटर, यही होगा आपका आंसर, होगा 0.1 मीटर होगा। यदि सेंटीमीटर में आपको बदलना होगा इसको, तो सेंटीमीटर में भी आप बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस करना क्या है, आपको 100 से गुना कर दीजिए और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, पॉइंट उठाइए, 10 आएगा, 1 0 0 गया, मतलब ये होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर में कहिएगा तो 0.1 मीटर होगा, और यदि कहिएगा सेंटीमीटर में तो आएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, ठीक है ना, क्या पूछा गया है ये देखते हैं। और यही कहेंगे, दिमाग में जो है ना हमेशा लेने का प्रयास करो, ठीक है ना, सिर्फ उतारने से कुछ नहीं होगा, समझना ही बहुत जरूरी है, समझना, ठीक है ना। जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो हर चीज को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अभी से ही दिमाग को अच्छा करो, डेवलप करो, ठीक है ना। यदि आप दिमाग को डेवलप नहीं कीजिएगा, सिर्फ उतारने पर रहिएगा, सिर्फ याद करने पर रहिएगा, तो नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल और याद किया नहीं जाता, उसको समझा जाता है, ठीक है ना, उसको समझा जाता है। चलिए हम देखते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे सेट 2013 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो एक्स किरणों किन्हीं 2 गुणों को लिखे। सबसे पहले आपको लिखना है, एक्स किरणें का पहला गुण है कि एक्स किरणें जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा लिखना है कि एक्स किरणें जिस गैस में से गुजरती है उसका आयनीकरण कर देती है, उसका आयनीकरण कर देती है, मतलब उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है, उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती है, और यही आपका 3 लिखा है, आपको 2 ही गुण पूछ रहा है, तो एक आप हटा दीजिए जो आपको भारी लग रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है आज, क्योंकि मेरे घर में जो है थोड़ा सा वोल्टेज आज जो है ना आ रहा है जा रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से दिक्कत होगा थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग इतना तो है, दिखाई तो हल्का पड़ता होगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई पड़ता होगा, थोड़ा सा जो है ना वोल्टेज आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये उतना लाइट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। एन टाइप एक तरफ लिखें, पी टाइप एक तरफ लिखें। पहला क्वेश्चन, इसमें 5 संयोजी अपधर्म मिले रहते हैं, इसमें 5 संयोजक, जिसकी संयोजकता 5 होती है वो अपधर्म मिला रहता है, अशुद्धि मिला रहता है, ठीक है ना। और इसमें जो है त्रिसंयोजी अपधर्म मिले रहते हैं, ठीक है। अपधर्म मतलब क्या, अशुद्धि। अब देखिए 2 नंबर क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें क्वार्टर होता है, क्वार्टर मतलब इसमें धनावेश होता है और इसमें ऋणावेश होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखें। आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, और यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के विभव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे हम लोग एन जैसा होता है, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है ना, एन जैसा होता है, ईटा से इसको सूचित किया जाता है। आउटपुट पावर बाय हो जाएगा इनपुट पावर, या आप कह सकते हैं बराबर में लिख सकते हैं क्या, द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे हो जाएगा क्या, प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रॉग या डी ब्रॉगली तरंग क्या है, इसकी तरंगदैर्ध्य का व्यंजक लिखें। तो सन 1924 में डी ब्रॉगली ने द्रव तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। उन्होंने कहा क्या, प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है, पदार्थ जो होता है, के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। इसका व्यंजक दिया लैम्डा बराबर h/p या h/mv, p की जगह पर mv लिख दिया, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है ना। अब फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2013 में बिहार बोर्ड में, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। सन 1875 में फोको, वैज्ञानिक का नाम था फोको ने देखा क्या कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु का टुकड़ा इस प्रकार गति करता है कि उससे चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है और धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। इन धारा को भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं, या चक्करदार धारा भी कहते हैं। फोको ने 1875 में देखा क्या कि जब धातु के टुकड़े को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो इस प्रकार से गति करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में क्या होता है, एक प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है और ये धाराएं क्या करता है, धातु के टुकड़े की गति का विरोध करता है और इसी धारा को हम लोग बोलते हैं क्या, फोको धारा या भंवर धारा कहते हैं। दोस्तों सोचे थे क्या 2015 का भी बताएंगे, लेकिन इतना ना मतलब लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना अप डाउन हो रहा है, मतलब वोल्टेज आ रहा है, एकाएक बल्ब बंद हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। एकाएक लाइट बहुत तेज हो जाता है, एकाएक लाइट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, मतलब बल्ब बुझ जाता है, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे क्या कि 2013 बताए हैं, अब 2015 का जो है बारी है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर 2016 देखेंगे। इस तरह से हम आपको 20 तक आपको करवा देंगे, ठीक है ना, और आप भी करके याद कर लीजिएगा। लॉन्ग टाइप जो है जो बताए हैं आपको वो तो देख लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज जो आप ऑफलाइन में पढ़े हैं आप उससे याद करने का प्रयास कीजिए। ऑफलाइन में आपको सर तो एक एक चीज पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का, तो उसको भी आप कर लीजिए, ठीक है ना। यही कहेंगे, एक रिक्वेस्ट है, बस अच्छे से कर लीजिए, अच्छा नंबर आएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना दिमाग लगाइएगा वो सब फालतू होगा, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन बैंक करो, काम खत्म करो, बस बात खत्म करो, ठीक है ना। एक मॉडल पेपर आया, एक सेट आया मॉडल पेपर मार्केट में, एक सेट आया, मस्त एक ही सेट दिया गया बिहार बोर्ड द्वारा, एक सेट दिया गया, ठीक है ना। और उसका जो 4 को सेट ऊपर दिया गया वो सब मिला जुला के दे दिया गया है और बुक निकाल दिया गया। लेकिन मार्केट में जो है ना एक ही सेट दिया गया है जो कि आपको नेट पर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। उसका भी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए, बस हो गया, उसका काम खत्म हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना टेंशन लोगे उतना दिमाग खराब होगा और दिमाग खराब होगा तो एग्जाम खराब जाएगा, ठीक है ना। तो बस जितना कर रहे उतना कर लो, बस हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल।